बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिमिनल लॉ की सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे एफआईआर पर। एफआईआर क्या है, ये कब दर्ज होती है, कैसे दर्ज होती है, कौन दर्ज करवा सकता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है एफआईआर दर्ज करवाते हुए, और एफआईआर में लिखी हुई चीज़ों के क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफआईआर क्या है। एफआईआर को जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी है, और सेक्शन 154 सीआरपीसी ये कहता है कि अगर किसी इलाके में कोई ऑफेंस हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, तो जिस शख्स के साथ वो जुर्म हुआ है या कोई ऐसा शख्स जो उस जुर्म का फैक्टी है या जो समझता है उस जुर्म के होने से उसको भी कोई फ़र्क पड़ा है, तो वो उस इलाके के थाने में, उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो वो अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मुतलका थाने के ऑफिसर इंचार्ज के पास जाएगा। उसे या तो ऑरली बताएगा, बयान करेगा कि मेरे साथ ये वारदात या मेरे साथ ये इंसिडेंट या वक़ुआ हुआ है, और उस बताए गए वक़ुए को एक राइटिंग के अंदर कलम बंद किया जाएगा। उसे हम कहेंगे ये एफआईआर दर्ज हुई है। या दूसरा प्रोसीजर ये है कि कोई शख्स थाने जाएगा जो किसी वक़ुआ का या किसी वारदात का अफेक्टी है या विक्टिम है, और वो एक खुद दरख्वास्त लिख कर उस थाने में देगा, जिस दरख्वास्त के ऊपर जो जुर्म बनेगा वो जुर्म लगाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि दरख्वास्त लिखकर थाने में जमा कराई जाएगी और उसके ऊपर एफआईआर होगी। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दरख्वास्त लिखते हुए हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिसाल के तौर पर एक शख्स के साथ डकैती की वारदात हुई है, तो सबसे पहले अगर डकैती की वारदात हुई है किसी शख्स के साथ, तो उस शख्स को चाहिए कि वो वक़ुआ पर खड़ा होकर जिस जगह वारदात हुई है 15 पर कॉल करे, ताकि वो वारदात, उसकी नोयत, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। उसके बाद वो थाने जाएगा और अपनी एफआईआर के इंदराज के लिए एक दरख्वास्त लिखकर जमा करवाएगा। अब इस दरख्वास्त में किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आप दरख्वास्त में वही लिखेंगे जो आपके साथ वाक़या पेश आया है। दरख्वास्त लिखते हुए सबसे पहले जो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने तारीख़ लिखनी है कि मोरखा फ़लाँ फ़लाँ, फिर जगह लिखनी है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह मौजूद था, फिर वाक़या लिखना है कि कौन कौन लोग, कितने लोग किस सवारी पर आए, उस सवारी का नंबर अगर आपको याद है तो वो लिखना है। अगर आपको उन लोगों का हुलिया याद है, फ़लाँ शख्स था जिसे मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ, उसकी हाइट, उसकी जिसामत, उसकी रंगत, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने टाइम भी मेंशन करना है कि किस टाइम ये वक़ुआ हुआ, और अगर आपने 15 पे कॉल की है तो वो भी मेंशन कीजिए कि आपने 15 पर किस टाइम कॉल की है। उसके अलावा जो सच्चा वक़ुआ है आप वही उसमें लिखें, ताकि आगे चलकर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आम तौर पर ये देखा गया है कि वक़ुआ होने के बाद लोग पूरी फैमिलीज़ को उस वक़ुए में या अपनी दुश्मनी का निशाना बनाते हुए इन्वॉल्व कर लेते हैं। इससे एक तो ये नुकसान होता है कि अगली फैमिली जो आपने अपने मुकदमे में इन्वॉल्व कर ली, उनको तो परेशानी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने अपना केस और एफआईआर खुद ख़राब कर ली, नाजायज़ और मासूम बेगुनाह लोगों को अपनी एफआईआर में नामज़द करके। उसकी वजह यह है कि जब तफ्तीश होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, और जब कल को ट्रायल चलता है तो ट्रायल में जो गवाहान आपने डाले होते हैं वो गवाहान झूठी गवाही देने पर नाराज़ी होते हैं, और अगर वो कोई शख्स झूठी गवाही दे भी दे तो ट्रायल के दौरान जब उस पर जिरा की जाती है तो उसका झूठ सामने आ जाता है, और आपका जिस हद तक आप अफेक्टी हैं या विक्टिम है उस केस में, वो राइट भी ख़राब हो जाता है, आपका केस ख़राब हो जाता है। तो हमेशा
पूरे क्रिमिनल केस की जो बेस है वो आपकी एप्लीकेशन पर होने वाली एफआईआर है। तो एप्लीकेशन जितनी कोशिश हो हमेशा सच्ची लिखें, सच्चे गवाहान डालें और सारे फैक्ट्स को उसमें अच्छी तरह लिखें। वक्त, वकूआ, कितने लोग थे, उनका क्या हुलिया था, किस सवारी पर आए, किस तरफ से आए और किस तरफ गए, ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखें। अगर कत्ल की एफआईआर है या इक़दाम कत्ल की एफआईआर है या फायरिंग की एफआईआर है तो आप उसमें मेंशन करें कौन लोग थे। अगर आपको मालूम नहीं तो नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं और उसमें लिखें कि मैं सामने आने पर पहचान सकता हूं, और असला ज़रूर उसमें स्पेसिफाई करें कि असला कौन सा इस्तेमाल हुआ था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने दरख्वास्त तो लिख ली, अब उस दरख्वास्त का कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो आजकल लाहौर में तो ये प्रैक्टिस है कि हर थाने में एक फ्रंट डेस्क बना है जहां कंप्यूटर वाले बैठे होते हैं। तो आपने अपनी एप्लीकेशन को उस कंप्यूटर वाले को सबमिट कराना है। वो आपकी एप्लीकेशन को स्कैन करके कंप्यूटर में अपने सिस्टम में सेव करेगा और एक ई टैग नंबर लगाकर, एक डायरी नंबर लगाकर आपको एक स्लिप दे देगा। उसके ऊपर आपके पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा होगा जिसके पास आपकी दरख्वास्त मार्क हुई है, और आपको दरख्वास्त मार्क होने के बाद उसी पुलिस ऑफिसर से रब्ता करना है। वही पुलिस ऑफिसर उस दरख्वास्त के ऊपर देखेगा कि कौन से जुर्म बनते हैं, आया ये दरख्वास्त दुरुस्त है या झूठी है। अगर झूठी होगी तो उसे दाखिल दफ्तर कर देगा रिपोर्ट करने के बाद, और अगर सच्ची होगी तो उस पर जुर्म लिखकर, अपनी कार्रवाई पुलिस लिखकर एफआईआर का इंदराज कर देगा। मैंने आपको रूटीन में एफआईआर का तरीका बता दिया है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ जो मैं वीडियो के इख्तिताम में आपको बताना चाहूँगा, पंजाब में मॉडर्न पुलिसिंग का दौरा है और मॉडर्न पुलिसिंग में आईजी पंजाब ने एक हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवाई है 1787। अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही एप्लीकेशन जमा कराने के बावजूद, पुलिस वाले आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फौरी तौर पर आप 1787 पर कॉल करके वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास हल है एफआईआर के इंदराज का, वो ये है कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, पुलिस आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो एक और दरख्वास्त लिखकर इनके हाई अप्स को, यानी बड़े अफसरान जो एसपी साहिबान हैं, उनको दी जाए। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुनते और एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप अपने लॉयर से रब्ता करके थ्रू जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट जाकर रेमेडी अवेल कर सकते हैं और 22A 22B CRPC के तहत एक पटिशन फाइल कर सकते हैं और अदालत से मदद ले सकते हैं कि पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और अदालत हमारी मदद करे। तो उस पटिशन का फैसला फरमाते हुए जज साहब पुलिस को ये डायरेक्शन देंगे कि फौरी तौर पर इस मुद्दई की या इस दरख्वास्त गुजार की या इस कंप्लेनेंट की एफआईआर दर्ज फरमाई जाए। आज की वीडियो में हमने एफआईआर क्या है ये देखा, एफआईआर के लिए दरख्वास्त कैसे लिखनी है ये देखा, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह एफआईआर दर्ज करवानी है। पुलिस दर्ज नहीं कर रही तो आपके पास कौन सी रेमेडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उम्मीद है ये नॉलेज शेयरिंग और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।